वह आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया कि जैव विकास हुआ है। नॉर्मल सा बात है, अगर हम समय के साथ देखें तो बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उन परिवर्तनों के कारण बहुत सारा जैव विकास हो सकता है, इसके बारे में बताया गया। इसके बाद आता है लेमार्क, डार्विन, डी ब्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार मानव में जैव विकास होता है। तो इसमें पहला देखिए आपका लिखा हुआ है वर्णीकरण से प्रमाण, आप चाहें तो डिस्प्ले पे देख सकते हैं, आपका मोबाइल में लिंक गया हुआ है। और एक चीज़ आप देख लीजिए, ये सारा आपका लूसेंट में है, तो भाई बीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों के लिए, तो ध्यान से देखते चलेंगे। तो अब आता है लेमार्क, डार्विन, वैलेस को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए गए। पहला है आपका वर्णीकरण से प्रमाण, दूसरा तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, तीसरा अवशेषी अंगों से प्रमाण, चौथा संयुक्ता जंतु से प्रमाण, पांचवा पूर्वजत्ता से प्रमाण, और तुलनात्मक भौर्णिकी से प्रमाण। तो ये सब आपका टोटल मिलाकर के 12 प्रमाण बताए गए हैं, जिसके जरिए क्या करते हैं, कोई भी लेमार्क या डार्विन संबंधों को बताने का प्रयास करते हैं। भौगोलिक वितरण से प्रमाण, आप लोग एक नॉर्मली अगर हम बोले, हम लोग सभी को ही उत्तर भारत में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों के शरीर का बॉडी शेप, बोली, व्यवहार लगभग एक जैसा होता है। वहीं अगर आप कोई पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे, क्या उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है? क्या नहीं होती। यहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। वहीं अगर बात करें जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, उन लोगों में उत्तेजना कम पाई जाती है, हम लोगों में उत्तेजना अधिक पाई जाती है। यहाँ का लोग जितना लड़ाई झगड़ा करने के लिए आगे रहेगा ना, उतना आपका क्या बोलते हैं, जहाँ पे ठंडा प्रदेश है जैसे कि इंग्लैंड वगैरह, लोग उतना उन्मत्त नहीं रहता। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते हैं, वहाँ बच्चा कम पैदा होता है। ये सभी किसके अनुसार डिपेंड करता है? परिवेश के ऊपर डिपेंड करता है। तो पूरा रीड करो, लास्ट में करेगा तो बहुत सारी चीज़ों का बदलाव भी आता है। अब देखिए इसी में एक वर्ड और बोला गया है, समजात अंग। समजात अंग क्या होता है? तो होमोलोगस ऑर्गेन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना और भूर्णीय परिवर्तन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, ये सब क्या आते हैं? समजात अंग के अंतर्गत आते हैं। समजात को क्या बोला जाता है? होमोलोगस ऑर्गेन, होमोलोगस ऑर्गेन। पंखा बंद करिए, तो लाइन नहीं है। आगे देखो, तो उदाहरण के लिए सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना लगभग एक जैसी होती है। बिल्ली का जिस प्रकार आगे का पंजा काम करता है, हम लोग का उसी तरह हाथ काम करता है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ला, कार्पलस, मेटाकार्पलस आदि स्थितियाँ होती है। इसका भौर्णिक विकास भी एक सा होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ का पंख क्या होता है? उड़ने के लिए काम करता है, हम लोग का हाथ कोई भी सामान को उठाने के लिए काम करता है। तो सभी का क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी इस सबको समजात अंग कहा जाता है। ठीक है, क्यों भाई समजात अंग क्यों कहा गया? क्योंकि सबका विकास लगभग एक जैसा ही हुआ है। अब आता है समरूप अंग, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपायुक्त हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना घूर्णीय परिवर्तन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं। आगे देखिए, उदाहरण तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, यह देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है। तितली का पंख, पक्षी का पंख, चमगादड़ का पंख, क्या सबका एक जैसा है? क्या कोई बड़ा है, कोई छोटा है? इस सबको क्या बोला जाता है? इसका नाम मैंने बताया अभी आपको, समरूप अंग। इसको क्या बोला जाएगा? समरूप अंग। इनकी रचना अब कहा जा रहा है, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ जो है के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग क्या है? ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वज में पुनः विकसित होते थे, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण इनका महत्व समाप्त हो गया। जैसा को बता सकते हैं कुछ, हम लोगों के शरीर में पीछे की ओर आपका ठीक हिप के जस्ट ऊपर में एक मांस का लोथड़ा पाया जाता है। अभी भी अगर आप स्कैन करवाइएगा, वो आपका पूंछ का निशानी है। भाई पूंछ तो हम लोग में नहीं है, लेकिन पूंछ का वो भाग अभी भी है ही बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर नहीं दिखता है।
तब तो आप लोग बंदर खिलाना शुरू हो जाते। लेकिन दिक्कत ये है वो अंदर में अभी भी दिखता है। इसी कारण से भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज क्या थे, बंदर थे। शिवम ध्यान दीजिए, सॉरी। अब आता है ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वज में पुनः विकसित होते थे लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। उदाहरण के लिए कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म, एपिडेक्स, या फिर अभी हम जस्ट एग्जांपल दिए वो पूंछ का। मनुष्य में भी लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मतलब अब वो काम का नहीं है, लेकिन ऐसा अभी भी है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीवो साइनो बैक्टीरिया थे। प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे, जीवो साइनो बैक्टीरिया। पक्षियों का विकास किससे हुआ है, सरीसृपों से हुआ है। सरीसृप किसको कहा जाता है, रेप्टाइल्स को, जो लोग क्या करते हैं जमीन पर रेंग पाते हैं। तो उसी तरह का कहा गया पक्षियों का विकास उसी से हुआ। जल स्थल जीवों का विकास कैसे हुआ, जल और स्थल जल। कोई ऐसा जीव का नाम बता सकते हैं जो एम्फीबियंस है, मतलब उभयचर प्राणी है, मेढक, कछुआ और मगरमच्छ। मेढक, कछुआ, मगरमच्छ की बात करें तो ये सब क्या है, आपका उभयचर प्राणी है। अब आता है तो जल स्थल जीवों का विकास किससे हुआ है, मत्स्य वर्गों से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास, स्तनी मतलब जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। अरे भाई म्यूट कर लो, किसका आवाज आ रहा है। अभी से ज्वाइन नहीं कर पाए, आवाज आने लगा। अब देखिए, स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालों, जीवों और पादपों के अवशेष है जो हमारे पृथ्वी पर विद्यमान है, परंतु बाद में समाप्त अथवा विलुप्त हो गए। भूपटल की चट्टानों से परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान। अब आता है जैव विकास का सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। लेमार्कवाद क्या है, लेमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। उनकी पुस्तक कौन सा, फिलोसफिक जूलॉजिक। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों और इनके अंगों में सतत बड़े रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इन जीवों पर क्या होता है, वातावरणीय प्रवृत्ति का सीधा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताया गया। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक होता है, कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। अब आता है से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां अस्तित्व में आती है। उदाहरण के लिए जिराफ का गर्दन का लंबा हो जाना। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, इसमें ये कहा गया था लेमार्कवाद सिद्धांत में कि जो जिराफ है जहाँ पर रहता था उसके आसपास